दोस्तों अक्टूबर 1929 को दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट क्रैश हुआ था। इतना बड़ा कि इस क्रैश ने अगले 10 साल तक पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को परेशानी में डाल दिया था। तो उस दिन जेसी लिवरमोर, जो यूएस का एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर था, उनकी वाइफ और उनकी मॉम बहुत ज्यादा परेशान थी और दोनों को जेसी की बहुत फिक्र हो रही थी। अब दोस्तों उनका परेशान होना जरूरी था क्योंकि जेसी की फैमिली की पूरी इनकम स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से ही आती थी, जो आज क्रैश हो चुका था। लेकिन जैसे ही जेसी घर पे आया तो उनकी वाइफ और उनकी मॉम ने नोटिस किया कि वो मुस्कुरा रहे, तो वो दोनों कंफ्यूज हो गए और तब उन्होंने जेसी से पूछा कि आज इतना बड़ा मार्केट क्रैश हुआ है और तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो जेसी ने स्माइल करते हुए कहा कि उन्होंने आज स्टॉक मार्केट में ये शर्त लगाई थी कि मार्केट आज क्रैश होगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो इसीलिए उन्होंने $100 मिलियन आज एक ही दिन में कमा लिए, जो उस टाइम पे बहुत बड़ी कीमत थी, क्योंकि दोस्तों ये 1929 की बात है। और इसीलिए इस एक बड़ी बेट की वजह से जेसी लिवरमोर को दुनिया का सबसे बेस्ट ट्रेडर कहा जाता है। और दोस्तों ये $100 मिलियन उनकी टोटल वेल्थ नहीं थी, ये सिर्फ उनके एक दिन के ट्रेडिंग का प्रॉफिट था। जिसका मतलब ये है कि वो इतने पैसों से अब काफी आराम की लाइफ जी सकते थे। उन्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपनी बाकी की पूरी लाइफ जो चाहे खरीद सकते और एकदम खुशी खुशी अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते। तो ये सुनकर उनकी वाइफ और उनकी मॉम भी बहुत खुश हो गई। लेकिन दोस्तों अगर हम 11 साल आगे फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, यानी 1940 में, तो जेसी ने एक होटल में अपने आप को गोली मार के सुइसाइड कर ली। और उन्होंने सुसाइड लेटर में लिखा कि वो ये सब हैंडल नहीं कर पा रहे और वो अपनी वाइफ को सॉरी बोलना चाहते कि इसमें पूरी गलती उन्हीं की है। तो दोस्तों आखिर इतना रिच होने के बावजूद जेसी ने सुसाइड करी क्यों? क्योंकि एक टाइम पे ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए थे। तो ऐसा क्या हो सकता है जो इतनी दौलत कमाने के बाद भी कोई इंसान सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाता है? तो इसके लिए हमें जेसी की डिटेल स्टोरी को समझना होगा, जिसमें से हम बहुत सारे स्टॉक मार्केट और लाइफ के लेसन सीख सकते। तो बिना वक्त बर्बाद किए हम शुरू करते। तो दोस्तों जेसी एक बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा हुआ था। उनके डैड एक किसान थे, तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्टेबल नहीं थी। उनके डैड चाहते थे कि जेसी भी बड़े होके उनके साथ किसान बने, लेकिन जेसी का इंटरेस्ट अरिथमेटिक यानी मैथ्स में था, क्योंकि वो 2-3 साल की उम्र से ही रीड कर रहे थे और 5 साल की एज में वो न्यूज़पेपर में फाइनेंस के बारे में सारी चीजें पढ़ते थे। और 14 साल की एज में जेसी ने अपना फर्स्ट जॉब एज अ कोटेशन बॉय स्टार्ट किया, जहां वो स्टॉक के प्राइसेस एक बोर्ड पे लिखते थे। और वहां काम करते करते जेसी को स्टॉक्स और उनके प्राइसेस और इन सारी चीजों में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। तो वो अपनी डायरी में शेयर्स के प्राइस लिखा करते थे और वो रोज उन नंबर्स को एक ग्राफ की तरह ड्रॉ करते और उनमें कुछ पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करते। और तब उन्होंने डिस्कवर किया कि इन प्राइसेस के अप एंड डाउन होने का एक पैटर्न होता है। तो लंच के ब्रेक में जैसे छुपकर एक लोकल ट्रेडिंग शॉप पर जाते थे और फिर वहां पे उन्होंने उन प्राइसेस के पैटर्न को ऑब्जर्व करके एक सिस्टम बना लिया, जिसे आज हम टेक्निकल एनालिसिस के नाम से जानते। तो जब भी जैसे इस सिस्टम की हेल्प से ट्रेड करते तो वो ज्यादातर प्रॉफिट ही कमाते। और फिर कुछ टाइम बाद उनकी ट्रेडिंग की इनकम इतनी ज्यादा हो गई थी कि उन्होंने अपनी वो जॉब छोड़ दी। और फिर 20 साल की उम्र में ही उन्होंने $10,000 जमा कर लिए थे, जो आज की तारीख में इंडियन रुपीज के हिसाब से ऑलमोस्ट 20 लाख रुपीज होते। यानी जीरो से स्टार्ट करके उन्होंने 20 साल की एज में 20 लाख रुपीज सेव कर लिए थे। और फिर धीरे धीरे वो अपनी ट्रेडिंग के एनालिसिस से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने लगे थे। लेकिन काफी बार उन्हें लॉस भी होता था, और उन लॉस का रीजन सिर्फ एक ही होता था, ट्रेडिंग इमोशनली। यानी जब उन्होंने कोई एक स्टॉक खरीद लिया और वो स्टॉक बहुत अच्छा प्रॉफिट देने लगा, तो जेसी बहुत एक्साइटेड होकर उसमें और ज्यादा इन्वेस्ट कर लेते थे। तो इस दूसरे वाली इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिसर्च नहीं होती थी एक्साइटमेंट की वजह से, जिसकी वजह से उनका लॉस होता था। तो इसीलिए जेसी ने अपनी ट्रेडिंग का फर्स्ट रूल बनाया कि वो कभी भी इमोशनली ट्रेडिंग नहीं करेंगे, अपने स्किल्स के बेसिस पर ही फैसले लेंगे। क्योंकि दोस्तों जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं उनकी अरिथमेटिक और प्रोबेबिलिटी स्किल्स काफी स्ट्रांग होती है। तो यहीं पे हम स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग का सबसे पहला लेसन सीखते हैं कि यहाँ पे अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको मैथ और प्रोबेबिलिटी की अच्छी समझ होनी चाहिए। क्योंकि ज्यादातर जितने भी ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में एंटर करते तो उनको मैथ और प्रोबेबिलिटी के बारे में ABCD भी पता नहीं होता है, और इसीलिए वो इमोशंस के बेसिस पर फैसला लेते और उनका लॉस होता रहता है। तो एक तरफ जैसी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उन ट्रेडिंग शॉप्स को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था, और इसीलिए उनके घर के आसपास की सारी ट्रेडिंग शॉप्स ने उन्हें बैन कर दिया था। जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद जेसी न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए। लेकिन फिर न्यूयॉर्क में एंटर करते ही जेसी को बहुत बड़ा लॉस होने लगा। उसका रीजन ये था कि न्यूयॉर्क में ट्रेडिंग का सिस्टम थोड़ा अलग था। तो इस छोटे से डिफरेंस की वजह से उनके पुराने फॉर्मूले वहां काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से वो राइट टाइम पे राइट बेट्स नहीं ले पा रहे थे। तो वो न्यू ट्रेडिंग सिस्टम को सीखते सीखते जेसी ने बहुत सारे पैसे लूज कर दिए और अल्टीमेटली उन्होंने अपना पूरा कैपिटल लूज कर दिया। और फाइनली जेसी को बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी। मतलब उनके पास कोई भी पैसे नहीं थे ट्रेडिंग करने के लिए या किसी को भी अपने लोन्स चुकाने के लिए। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था जब जेसी को अपनी लाइफ में ऐसे बुरे दिन देखने पड़े, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी वाइफ से मदद मांगी। क्योंकि पास्ट में उन्होंने अपनी वाइफ को कुछ ज्वेलरी दी थी जो अब बैंकरप्सी के बाद उन्होंने अपनी वाइफ से मांगी, लेकिन उनकी वाइफ ने वो ज्वेलरी देने से मना कर दिया। और फिर ये बात इतनी बढ़ गई कि उन दोनों का डाइवोर्स हो गया। अब जेसी के पास ना पैसे थे और ना ही उनकी वाइफ, तो वो काफी बुरे दौर से गुजर रहे थे।
लेकिन जेसी एक फाइटर थे और इसीलिए उन्होंने फिर से न्यूयॉर्क को छोड़ा और वापस वही पुराने शॉप्स पे जाने लगे जहां वो एक्सपर्ट थे और वहां पे छुप छुप के वो ट्रेड करने लगे और फिर से उन्होंने अपना कैपिटल बिल्ड किया और साथ में दुनिया की सारी फेमस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज और पैटर्न्स को उन्होंने स्टडी करना शुरू किया। और फिर 1901 में जेसी फिर से मैदान में उतरे, यानी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, जहां वो पहले लॉस ले रहे थे, लेकिन अब वो इसके ऊपर काफी रिसर्च और स्टडी करके आए थे और इसीलिए अब वो यहाँ पे भी प्रॉफिट कमाने लग गए। उनकी एक फेमस ट्रेड थी जब 1907 में मार्केट क्रैश हुआ था, तो उस टाइम पे एक ही दिन में जेसी ने $3 मिलियन कमाए थे। तो बहुत सारे लोग उनकी टेक्निक से इंस्पायर हो गए थे, लोग उनसे मिलना चाहते थे और उनसे सीखना चाहते थे कि वो ऐसा प्रॉफिट कमाते कैसे। लेकिन फिर 1908 में, यानी एक साल बाद ही, जेसी एक थॉमस नाम के इंसान से मिले जिसने जेसी को एडवाइस दी कि उन्हें कॉटन में इन्वेस्ट करना चाहिए, उससे उनका अच्छा प्रॉफिट होगा। अब जेसी ने कभी भी अपने फैमिली, फ्रेंड्स या किसी भी दूसरे इंसान से हेल्प या ट्रेडिंग की टिप नहीं मांगी। वो कहते थे कि ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक वन मैन बिजनेस है, यहाँ पे आप ग्रुप थिंकिंग नहीं कर सकते। और वैसे भी जेसी को कॉटन में इन्वेस्ट करना सही नहीं लग रहा था, लेकिन किसी वजह से जेसी ने थॉमस पे भरोसा करके अपने बहुत सारे पैसे उसमें इन्वेस्ट कर दिए और सैडली कुछ टाइम बाद ही कॉटन के प्राइसेस बहुत ही स्पीड में नीचे जाने लगे और जल्द ही वो कॉटन का प्राइस क्रैश हो गया, जिसकी वजह से जेसी को अपनी वेल्थ का 90% लूज करना पड़ा। और बाद में जेसी को पता चला कि थॉमस ने उन्हें मैनिपुलेट किया था, यानी उनको यूज किया था। जब जेसी बाय कर रहे थे तब थॉमस और उनके बाकी के फ्रेंड्स कॉटन को सेल कर रहे थे हाई प्राइस पे, और जब जेसी ने बाय करना बंद किया तो कोई और बायर मार्केट में बचा नहीं था, जिसकी वजह से उसका प्राइस क्रैश हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमें दूसरा लेसन ये सीखने मिलता है कि हमें इस स्टॉक मार्केट और वेल्थ क्रिएशन के गेम में दूसरों की ओपिनियन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो आपको एडवाइस दे रहे वो अपने खुद के फायदे के लिए आपको एडवाइस दे रहे। कोई स्ट्रेंजर आपको फ्री की एडवाइस देगा क्यों? अब दोस्तों ये भी हो सकता है कि कुछ एडवाइस आपकी एक्चुअली में हेल्प कर दे, तो उसके लिए आपको हर एक एडवाइस को खुद से एनालाइज करना होगा। तो इसीलिए जेसी ने स्टॉक मार्केट का दूसरा इंपॉर्टेंट रूल बनाया कि नेवर गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीबॉडी। फिर कुछ टाइम तक जेसी ने स्ट्रगल किया और फिर फाइनली 1915 में वो फिर से दूसरी बार बैंकरप्ट हो गए। मतलब अब फिर से उनके पास एक भी रुपए नहीं थे और उनको काफी सारे लोगों को उनके पैसे चुकाने थे। तो फिर जेसी ने कंसंट्रेशन के साथ फिर से अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करके अपने इमोशंस को कंट्रोल करके सही ट्रेड्स किए और प्रॉफिट कमाना शुरू किया। फिर 2 साल बाद 1917 में उन्होंने अपने सारे लोन्स क्लियर किए और अच्छी खासी सेविंग्स कर ली और फिर उसके बाद वो बड़े बड़े प्रॉफिट्स कमाने लगे, जिसकी वजह से अब हर एक न्यूज़पेपर में उनकी स्टोरी लिखी जाती थी। मतलब वो एक सेलिब्रिटी बन चुके थे। और फिर 1920s में जब यूएस मार्केट बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा था, तो आम लोग जैसे टीचर्स, डॉक्टर्स और लॉयर्स भी स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे थे और बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो हो रही थी। लेकिन बहुत ही जल्द 1929 में कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। जैसे अभी कोरोना वायरस के बाद, यानी 2020 के बाद से बहुत सारे इंडियन स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हैं, तो इंडिया में 20% नए इन्वेस्टर्स की ग्रोथ हुई है। तो अब हम वापस आते हैं जेसी लिवरमोर की स्टोरी पे। तो जब 1920s में स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा ग्रो हो रहा था, तो काफी सारे न्यू इन्वेस्टर्स मार्केट में एंटर कर रहे थे, जिसकी वजह से 1929 तक मार्केट काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गया था। अब ये चीज बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे, लेकिन जेसी के पास 30 साल का एक्सपीरियंस था। तो जब 1929 में यूएस की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश हुआ, जिसे हम आज द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते, जहां बहुत सारे लोगों के जॉब्स चले गए थे और बहुत लोगों के पास बेसिक चीजें जैसे खाने पीने और कपड़े के लिए पैसे भी नहीं होते थे। लेकिन जब ये क्रैश होने वाला था, उसके पहले ही जेसी ने ये प्रिडिक्ट कर लिया था कि एक बबल फॉर्म हो गया है, मतलब मार्केट काफी ओवर वैल्यूड है, तो ये कभी भी क्रैश हो सकता है। तो वो मार्केट को काफी क्लोजली फॉलो कर रहे थे। तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो करंट मार्केट की कंडीशन है वो 1907 के मार्केट क्रैश की पहले की तरह बिल्कुल मैच हो रही है, यानी उनके पैटर्न्स काफी सिमिलर है। और फाइनली उन्होंने अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस से एक बहुत बड़ी बेट लगाई कि अब मार्केट क्रैश होने ही वाला है, और उस दिन मार्केट क्रैश हो गया। तो जब वो स्टॉक एक्सचेंज से घर पे आए, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल से ट्रेडिंग नहीं होती थी, तो उस टाइम पे लोगों को ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज या ब्रोकर की ऑफिस में जाना पड़ता था। तो शाम को उनके घर आते ही उनकी वाइफ और उनकी मॉम बहुत परेशान हो गई। उन्हें लगा कि जेसी फिर से बैंकरप्ट हो गया होगा, यानी तीसरी बार। पर जब वो घर आए तो जेसी ने अपनी मॉम और अपनी वाइफ को बताया कि उन्होंने आज ये बेट लगाई थी कि आज मार्केट क्रैश होने वाला है, जिसकी वजह से उन्होंने $100 मिलियन कमा लिए, जो आज की तारीख के हिसाब से $20 बिलियन होते, या फिर 1.5 लाख करोड़ रुपीस। तो ये इतना बड़ा अमाउंट था कि वो इससे आराम से एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते थे। उनको खुद को तो क्या, उनकी आने वाली 5-6 जनरेशन को भी कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन दोस्तों, एडिक्शन एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी इंसान को बर्बाद कर सकती है, और जेसी को यही ट्रेडिंग और गैम्बलिंग की एडिक्शन हो गई थी। तो जेसी ने इतना बड़ा प्रॉफिट कमाने के बाद भी अपनी ट्रेडिंग की हैबिट चालू रखी। फिर 1934 में यूएस गवर्नमेंट ने बहुत सारी न्यू ट्रेडिंग की पॉलिसीज रोल आउट की और बहुत सारी ओल्ड ट्रेडिंग प्रैक्टिस को इलीगलाइज कर दिया। तो कुछ स्ट्रेटेजीज ऐसी थी जिसमें जेसी एक्सपर्ट थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया था, और इसीलिए कुछ टाइम बाद जेसी को फिर से लॉस होना शुरू हो गया।
क्योंकि वो न्यू स्ट्रेटेजी को समझ नहीं पा रहे थे, जिससे उनकी वेल्थ फिर से डिक्लाइन होने लगी। अब क्योंकि वो अपने आप को हारता हुआ देखना नहीं चाहते थे, तो वो और ज्यादा ट्रेड करने लगे। अब दोस्तों, कोई भी इंसान ऐसे टाइम पे अपने ठंडे दिमाग से ये सोचे कि आपके पास करोड़ों रुपए ऑलरेडी है, तो अगर आपको ट्रेडिंग करना ही है तो आप एक छोटे मोटे अमाउंट से ट्रेडिंग करके अपनी हॉबी पूरी कर सकते हो। लेकिन जेसी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनका ईगो हर्ट हो रहा था कि उनकी वेल्थ कम कैसे हो रही है, जिसकी वजह से वो बड़े बड़े अमाउंट से ट्रेड करने लगे। और इसीलिए कुछ टाइम बाद जेसी को बड़े बड़े लॉस होने लगे, जिससे उनकी वेल्थ और ज्यादा डिक्लाइन हो गई। और फिर फाइनली 1934 में ही जेसी फिर से तीसरी बार बैंकरप्ट हो गए। मतलब 5 साल में ही $100 मिलियन उनके खत्म हो गए। और इस बार भी उनकी वाइफ से उनका डाइवोर्स हो गया, उनके बच्चे उन्हें पसंद नहीं कर रहे थे और मार्केट में उनकी रेप्यूटेशन काफी खराब हो गई थी। तो उन्होंने फिर से कोशिश की न्यू ट्रेडिंग सिस्टम को सीखने के लिए और वापस से मेहनत करके पैसे कमाने के लिए, लेकिन उनका कमबैक करना काफी मुश्किल हो गया था। फिर उन्होंने ट्रेडिंग के कोर्सेज सेल करना शुरू किए और कुछ बुक्स लिखी, लेकिन ये सब से वो इतनी वेल्थ बिल्ड नहीं कर सकते थे जितनी ट्रेडिंग करके उन्होंने कमाई थी। तो अब वो काफी ज्यादा इमोशनली वीक हो चुके थे। 1934 से लेकर 1940 तक उन्होंने काफी कोशिश की, जो सब फेल हो गई थी। और फाइनली 1940 में जेसी ने इन सब से थक हार के खुद को गोली मार दी। उन्होंने अपनी वाइफ के लिए एक 8 पेज का लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो उनकी इस कंडीशन के लिए सॉरी है और वो अकेले फाइट कर करके थक चुके हैं। अब दोस्तों, जेसी की डेथ को 80 साल बीत चुके हैं, लेकिन उनकी लाइफ के लेसन्स अभी भी जिंदा है। तो आइए अब हम जेसी की लाइफ से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखते हैं, क्योंकि दोस्तों हम सब यही चाहते हैं कि हम भी जल्दी अमीर बने और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें। लेकिन अमीर बनना और अमीर रहना ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें होती है। तो जेसी की इस रियल लाइफ स्टोरी से अभी तक हमने 2 लेसन ऑलरेडी सीख लिए। सबसे पहला कि आपको स्टॉक मार्केट में अपने इमोशंस को अलग रखना होगा। ग्रीड, फियर और एक्साइटमेंट, ये सबसे आपको यहाँ पे लॉस मिलेगा। और दूसरा, यहाँ पे आपको किसी की भी एडवाइस और टिप्स को यूं ही ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि आपको यहाँ पे अपने ईगो को साइड में रखना होगा। मतलब अगर आपने कहीं पे अपने पैसे लूज कर दिए तो आपको वहीं से उसे रिकवर करने की जरूरत नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते और वो स्टॉक नीचे जाता है तो लोग उसे होल्ड करके रखते कि जब उनका लॉस रिकवर हो जाएगा तब वो उसे बेच देंगे। और इसीलिए कभी कभी वो उन स्टॉक्स को सालों साल होल्ड करके रखते। या फिर अगर आपने कोई एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से पैसा लूज कर दिया है, या कुछ लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अपने पैसे लूज कर देते, या डे ट्रेडिंग में अपने इमोशंस को कंट्रोल कर ही नहीं पाते, तो आपको उसी स्ट्रेटेजी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती है और आप अलग अलग तरह से यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। जैसे अगर जेसी ने 1929 में थोड़ा सा दिमाग यूज किया होता कि अब मार्केट क्रैश हो गया है, सारे स्टॉक्स के प्राइस नीचे जा चुके हैं और मेरे पास $100 मिलियन है और $1 मिलियन से मेरा 5 साल का एक्सपेंस काफी आराम से कवर हो जाएगा, तो मुझे ये बाकी के 90 मिलियन कोई अच्छी जगह इन्वेस्ट कर देना चाहिए, जैसे कोई अच्छे स्टॉक्स में या किसी इंडेक्स या अच्छे फंड में लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अब मार्केट क्रैश है तो अब बाय और होल्ड करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर वो ऐसा करते तो सिर्फ 5 साल में ही, यानी 1929 से 1934 तक यूएस का डो जोन्स इंडेक्स डबल हो गया था। मतलब जेसी के पास 1934 तक 100 मिलियन के बदले 200 मिलियन होते और उसके 5 साल बाद यूएस का मार्केट फिर से डबल हो गया था। तो जेसी की वेल्थ 200 के बदले $400 मिलियन की हो जाती और उसके बाद उनकी वेल्थ इसी तरह ग्रो होती रहती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और 100 मिलियन का 200 होना तो दूर, 1934 तक उनकी वेल्थ 0 हो गई थी। फिर चौथा और सबसे लास्ट लेसन ये है कि अगर दुनिया का सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर अपनी लाइफ में 3 बार पूरी तरह बैंकरप्ट हो सकता है, जिसने अपने बचपन से ट्रेडिंग की है, जिसने काफी सारी ट्रेडिंग टेक्निक्स खुद से सीखी और डेवलप की है, तो अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यू हो और आपको इसकी ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आपको भी ये बात समझ आ जानी चाहिए कि अगर आप इसमें बिना कोई ट्रेनिंग या नॉलेज के ट्रेडिंग करते हो तो आपके कैपिटल लूज होने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा है। तो अगर आपको ट्रेडिंग करना ही है तो वो चॉइस आपकी है, लेकिन आपको एक छोटे अमाउंट से ट्राई करना चाहिए और शुरुआत में सीखने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और अपना एक ट्रेडिंग सिस्टम बिल्ड करने पे। मतलब कोई भी ट्रेडिंग करने से पहले आप एक पेपर पे लिख लो कि किस रीजन से आप ये बाय और सेलिंग कर रहे हो, और जब भी आपका प्रॉफिट हो जाता है तो आप अपना रीजन वेरीफाई करो कि क्या एक्चुअली में वही रीजन से आपको प्रॉफिट मिला। क्योंकि काफी बार आप कोई स्टॉक खरीदते किसी और वजह से हो, लेकिन वो किसी और वजह से ऊपर जाता है, तो यहाँ पे आपको एक फॉल्स कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप तो बॉर्न टैलेंटेड हो और आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग दूर से दिखने में इजी लगेगा, लेकिन एक्चुअली में ये उतना ही डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको कम मेहनत करके ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो वो यूजुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से पॉसिबल होता है, जो दूर से दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन एक्चुअली में काफी सिंपल है। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट से वेल्थ सिर्फ वही लोग बनाते जो कंटिन्यूसली अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते रहते, जिसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल फ्रीडम के इंपॉर्टेंट लेसन्स मैं आपके लिए यहाँ पे शेयर करता रहूंगा। और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि आपसे कोई ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपने इस स्टोरी से कौन सा इंपॉर्टेंट लेसन सीखा। अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने मिला तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो और उनको भी एजुकेट करो।